अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल CNB सर्विसेज में। जी हाँ स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग का मैं अपडेट कर रहा हूँ एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। जस्ट लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा और आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों की तरफ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। दूसरा ये है कि अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं लिंक के थ्रू। जी, तो हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारे पास जो फंक्शन की टाइप्स होती हैं, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करनी होगी। सो बेसिकली ग्राफ कहते हैं किसी और ग्राफ को कैसे डिफाइन करते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही है। ग्राफ की डेफिनेशन है कि कोई द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f इज़ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। बेसिकली हमारे पास किसी भी इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो वाला ग्राफ होता है जो उस इक्वेशंस की बेसिकली पॉइंट्स होते हैं। सो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो किसी स्पेसिफाइड नंबर्स के थ्रू आते हैं। लाइक हमारे पास कोई इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 5x प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, हम x के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं और वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने के नतीजे में हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो वो जो x और y की कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास नंबर्स बनते जाएंगे कोरिस्पोंडिंग। उन कोरिस्पोंडिंग नंबर्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ या एक कार्टेशियन प्लेन स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। आप एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे और एक वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जिसे एज़ यूजुअल हम यूज़ करते हैं तो उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम पुट कर देंगे और पुट करने से उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। उस सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने से हमारे पास जो शक्ल बनेगी बेसिकली वो उस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं हमारे पास चूज़ कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई आर इनपुट्स आउटपुट पेयर्स ऑफ फॉर एफ। एक्स हमारे पास यहाँ पे इनपुट होगी और वाई हमारे पास एज अ आउटपुट यूज़ होगी, क्योंकि वाई आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये एज अ आउटपुट यूज़ होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली ये होता है कि नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन वंस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये वाई एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करेगी, ठीक है, जस्ट एक बार टच करेगी। आप ड्रा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी तरह की ड्रा करें, आप इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, लेकिन हो वो वर्टिकल लाइन तो वो वाई एक्सिस को एक बार क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जस्ट एक बार इंटरसेक्ट करेगी, एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो जो हमारे पास सर्कल्स होता है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को दो बार जो है इंटरसेक्ट करता है। वो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अ सर्कल कैन नॉट बी ग्राफ ऑफ अ फंक्शन सिंस सम वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल ट्वाइस। यानी सर्कल क्या करेगा, वो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं कार्टेशियन प्लेन की उसको दो बार जस्ट टच कर देगा, ठीक है। ये चीज़ उसने लिखी हुई है। यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या होगा, इफ़ ए इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ए हमारे पास कोई डोमेन है, मतलब क्या है कि ए हमारे पास कोई इनपुट है, फंक्शन की इनपुट है। डोमेन बेसिकली क्या होती है, हमारे पास वो सेट होता है जो हम किसी फंक्शन के अंदर एज अ इनपुट के तौर पे वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं। तो सेम एज इट ए अगर हमारे पास डोमेन है तो इट्स मीन एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी तो वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ये देखें y इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स। तो x की जगह पर अगर आप a पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, f ऑफ a। तो यही चीज़ उसने यहाँ पे ये लिखी हुई है कि x की जगह पर a और y की जगह पे f ऑफ a। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, कि हमारे पास कितनी किस्म के फंक्शंस होते हैं। स्टूडेंट अगर आपको किसी पॉइंट पे समझ नहीं लग रही तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज़ मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में वो चीज़ को प्रॉपरली जस्ट उसी पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मैं बुक से इसलिए ये सारी थ्योरी पढ़ाता हूँ क्योंकि जब मैं बुक से थ्योरी पढ़ाऊँगा तो आपको बुक पढ़ने की थोड़ी सी आदत हो जाएगी। और एंटी टेस्ट को कवर करने के लिए जो बेहतरीन आदत और सजेशन होती है वो जस्ट बुक रीडिंग होती है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है।
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं, वो कह रहा है कि हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो अलजेब्राइक हमारे पास फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस की एज सच आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus up to so on and a1 x plus a naught is a polynomial function for all x where is। अब जो इसके हमारे पास a naught a1 a2 अप टू सोन ए एन, ये सारी क्या चीज़ है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये एज आ इसके कोफिशेंट है, एक्स के क्या है कोफिशेंट है, जिसे अदिति सर भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, यानी ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये रैशनल भी हो सकते हैं, ये इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स होंगे, यानी ये जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी वो नेगेटिव नहीं होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है कि ए एन इज कार्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन, यानी जो हमारे पास पहले वाला होगा, पहले वाला इन एसेंस ये कि हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर एक ऐसा हमारे पास वेरिएबल जिसकी पावर मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम पावर के साथ वाला जो हमारे पास होगा वो एज अ लीडिंग फैक्टर्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन की, इज द मैक्सिमम इमम पावर ऑफ एक्स इन इक्वेशन। स्टूडेंट आप इस बात को समझते होंगे, अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है तो उस इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर यूज़ हो रही होगी वही उसकी फंक्शन की क्या हो जाएगी, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन की वो पावर हो जाएगी, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि ये इसकी डिग्री है। लाइक अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि उसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो जस्ट 2 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सेम एज आप इसको क्यूबिक फंक्शन भी कह सकते हो, इक्वेशन कह सकते हो, ठीक है, टेट्रा इक्वेशन भी कह सकते हो। तो वो किस बेस पे कह सकते हैं, आप जस्ट फंक्शन की पावर की बेस पे कह सकते हैं, उसकी डिग्री की बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आप सिंपल कह सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर मैक्सिमम 1 हो सकती है, ना इससे कम हो सकती, ना इससे ज़्यादा हो सकती। अगर इससे ज़्यादा होगी तो देन वो किसी और प्रॉपर्टी में चली जाएगी, अगर इससे कम होगी तो देन वो किसी और प्रॉपर्टी में चली जाएगी। तो लीनियर फंक्शन के लिए ये शर्त है कि इसमें हमेशा x की पावर या y की पावर या z की पावर, वेरिएबल स्टूडेंट चेंज हो सकता है, लेकिन जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने लीनियर फंक्शन की बात कर ली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन में। आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि आपको लीनियर फंक्शन नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये आपके पास एज अ आइडेंटिटी फंक्शन कब बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन तब बनेगा जब एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सिंपल उसने नीचे भी डिफाइन किया हुआ है, लेकिन नीचे उसने डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो कि ऐसा उसकी वर्डिंग की समझ नहीं लगती। तो जस्ट आपने ये समझना आइडेंटिटी फंक्शन के लिए कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें ना तो कोई कांस्टेंट आएगा और ना ही एक्स के साथ उसका कोई कोफिशिएंट आएगा, जस्ट हमारे पास एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो वो आपके पास एज अ आइडेंटिटी फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन जो नीचे लिखा हुआ है ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और इतना है भी नहीं, लेकिन इसको भी हम जस्ट एक सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन करते हैं आपको। यही फंक्शन लीनियर फंक्शन एज अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल दीज फंक्शंस टू एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट मूव द एग्जांपल ऑफ लीनियर फंक्शंस। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो अगर एज अ ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो देन हमारे पास क्या होगा, एक्स शुड बी इक्वल टू 0। एक्स को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर एक्स 0 के इक्वल है तो देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल हो जाएगा। तो वो जो बी हमारे पास होगा वो बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो वो जो रियल नंबर होगा वहाँ पे हम कोई भी वैल्यू एज अ रियल नंबर है तो इट्स मीन हम कोई भी नंबर वहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो रैशनल इरेशनल ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव सारे उसमें ऐड आ जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं रैशनल फंक्शन की तरफ। रैशनल फंक्शन की हम लोगों ने डेफिनेशन की थी, रैशनल नंबर्स की, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी
बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। सेम एज इट रैशनल फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल। स्टूडेंट पोलिनोमियल, अभी हमने रिसेंटली पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है कि पोलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हमारे पास एक्स की पावर्स जो होगी वो 1 बाय 1 डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, और उसके जो कोफिशेंट हैं वो उसके क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो आपके पास पी ऑफ एक्स है उसमें एक्स की पावर 1 बाय 1 डिक्रीज़ हो रही है, या एक्स की पावर 2 है, देन एक्स की पावर 1, देन एक्स की पावर 0, नीचे एक्स की पावर 3 है, देन एक्स की पावर 2, और जहाँ पे एक्स की पावर जो 1 है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे एक्स की पावर 1 ना होने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास उसका जो कोफिशिएंट था वो 0 था, ठीक है। तो कोफिशिएंट 0 होने की वजह से जो एक्स की पावर है वो भी क्या हो गई, 0 हो गई, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एज सच पुट नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास एज अ कांस्टेंट टर्म्स है, तो क्यू ऑफ एक्स शुड नॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज अगर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा देन ये इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड बन जाएगा, जो कि हमारे पास फिर ये किसी नंबर्स के अंदर हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये एक अनडिफाइंड फिनोमिना आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो रैशनल फंक्शन भी आपको समझ लगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, सिंपल है। एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब उसकी जो पावर है, ठीक है। तो उसकी जो पावर में अगर हमारे पास वेरिएबल आ जाए, नीचे चाहे कांस्टेंट है डजेंट मैटर, लेकिन पावर में अगर वेरिएबल आ गया तो इट्स मीन दैट फंक्शन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो y इज इक्वल टू ए एक्स हो सकता है, वो y इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स हो सकता है, वो y इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स हो सकता है, समथिंग, लेकिन वो क्या होगा, कांस्टेंट के ऊपर हमारे पास वेरिएबल्स होगा। अब ऐसा क्यों है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल्स क्यों है? हमने पहले बात की है कि हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ तभी बनेगा जब हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों होंगे। तो इनपुट अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में चली जाती है, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो आउटपुट मिलेगी उन दोनों से जो मिलने वाला ग्राफ होगा, उन दोनों की कोऑर्डिनेशन से वो हमारे पास एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। जी तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो 7th वन फंक्शन है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। स्टूडेंट लॉगरिथमिक फंक्शन आप क्लास 8, 9 से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे पास लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज सच वो ही हैं। नेचुरल लॉग वो हमारे पास आ जाता है जिसकी बेस ई हो जाती है, ठीक है, वो उसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं। कॉमन लॉग हमारे पास वो लॉग वो होता है जिसकी बेस हमारे पास 10 हो जाती है, ठीक है। और जो वैसे हमारे पास बेसिक एज अ लॉग होता है वो जस्ट जनरल होता है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आपके पास लिखा हुआ है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ए रेज़ टू पावर वाई देन इट्स शुड बी राइट लाइक दैट कि वाई इज इक्वल टू लॉग ए एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लॉग 0 का जो आंसर हमारे पास होता है वो 0 ही होता है, आई थिंक सो। इस वजह से हमारे पास जो अगर वो 0 हो जाएगा देन हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देन वो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं बनेगा। इस वजह से x शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। a इज आल्सो ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको याद करनी होंगी, और अगर आप कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एरर आपकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस वजह से इस कंडीशंस को हमें रिमाइंड करना होगा हर वक्त जब भी हम इसे यूज़ करेंगे। हम बात कर रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है देन y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स इज आ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ बेस ए। यहाँ पे बेस कितनी है आपको स्टूडेंट नजर आ रही है? a। तो ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे लॉग यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे बेस हमारे पास 10 हो जाती है तो इसको कॉमन लॉगरिथम का नाम दिया जाता है, ठीक है। और अगर इसी ही की बेस को ई पुट कर दें तो वो हमारे पास नेचुरल लॉग कहलाता है। कौन सा लॉग है स्टूडेंट? नेचुरल लॉग, जिसको हम ln x का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट सेम एज इट, अगर आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, डिफरेंट वैल्यू कोई भी हो सकती हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, तो वो जो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी उसकी वजह से जब हम उसका लॉग लेंगे या उसका ln लेंगे तो लेने की वजह से उसकी कुछ आउटपुट आएगी। तो वो जो आउटपुट आएगी स्टूडेंट हमारे पास वो एज अ y की वैल्यू होगी। तो उस y की वैल्यू को हम ग्राफ के अंदर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स की कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा जो कि हमारे पास कौन सा होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट 8 नंबर फंक्शन की, जो कि हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन स्टूडेंट आपको एज सच इसकी वैल्यूज़ को याद करना होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एंट्री टेस्ट। स्टूडेंट जब भी आप एंट्री टेस्ट में बैठेंगे, चाहे वो नस्ट का आपके पास NET हो, आपका UET का ECAT हो, प्यास का पेट हो, जौन से भी एंटी टेस्ट के अंदर आप बैठेंगे, ये आपको हाइपरबोलिक फंक्शन आपके जान नहीं छोड़ेंगे। इन अ सेंस आपके पास क्वेश्चन गिवन्स होगा और क्वेश्चन के अंदर हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं वो यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स मीन यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। आपको इन्हें ज़बानी याद करना है और इस तरह याद करना है कि कभी आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि इनका रिवर्स भी यूज़ होता है स्टूडेंट। वो इस तरह यूज़ होता है, मैं आपको बताते चले जाता हूँ। लाइक अगर आपके पास लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, सिंपल है, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये तो साइन के लिए आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर x की जगह पे 2x आ जाता है तो फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, ठीक है। तो जस्ट क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x लगा देना, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे x/2 आ जाता है तो फिर क्या करेंगे आप, यानी साइन हाइपरबोलिक x/2 आ जाता है तो देन इसकी पावर में x/2 यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये जो रखना है कि हाइपरबोलिक के अंदर जो यूज़ हो रहा है फंक्शन, वो क्या, जो फंक्शन होगा वही आपकी पावर्स के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद इसकी डोमेन जो है वो ऑफ कोर्स x जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, उसकी जो रेंज होगी, क्योंकि वो y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन है ये वाला, तो यहाँ से x पुट करने से कोई वैल्यूज़ आएगी और वो जो वैल्यूज़ आएगी वो भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये डोमेन एंड रेंज भी यूज़ होती है एज एंटी टेस्ट के लिए। ये MCQs डायरेक्ट आ जाती होती है, वो ऐसी आ जाती होती है, यहाँ तो वो पूछ लेगा कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x की रेंज बताएं, या वो ये पूछेगा कि ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 की रेंज बताएं, या वो पूछेगा ई रेज टू पावर 3x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 की रेंज बताएं, ठीक है। तो वो ये चेंज कर सकता है, किसी भी एंगल से आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एंटी टेस्ट ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल होता है। तो इसी वजह से मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ने के बाद आपको थोड़े कंसेप्ट लेने के बाद कुछ चीज़ें अपने से बनानी होंगी, अपने से सोचनी होंगी, जो कि आपके लिए एक माइंडसेट के लिए बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कॉज हाइपरबोलिक हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जस्ट प्लस आ जाता है, यहाँ पे साइन के लिए माइनस है और कॉज के लिए प्लस है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इस कार्ड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन, और जो यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन जो y है वो बिलोंग करेगा 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। स्टूडेंट अब ये बात याद रहे कि कोस हाइपरबोलिक फंक्शन की जो रेंज होती है, y बेसिकली उसकी रेंज है, तो इसकी जो रेंज हमारे पास होगी वो रियल नंबर नहीं होगी, वो आपके पास 1 टू इन्फिनाइट तक होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो नेगेटिव में नहीं होगी, सारी की सारी पॉजिटिव में होगी। अब 1 टू इन्फिनाइट का मतलब ये है कि 1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई, इन्फिनाइट के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई। इसका क्या मतलब है, मैंने लास्ट एक लेक्चर में बताया था, मे बी वो फर्स्ट ईयर का लेक्चर था या आप लोगों का लेक्चर था, मैंने बताई थी ये चीज़ कि 1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें 1 भी यूज़ होगा, लेकिन इन्फिनाइट के साथ स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें इन्फिनाइट यूज़ नहीं होगा। इस बात की आपने केयर रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x, इसका फार्मूला e रेज टू पावर x। इसको आप सिंपल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको साइन एंड कॉस के याद हैं स्टूडेंट, देन आप बाकी 6 के 6 आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट वो हमारे पास सिंपल जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं, क्योंकि tan जो होता है वो साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, तो जस्ट साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक की आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम एज इट कोड के लिए आप पुट करेंगे तो कोड के लिए आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप सीकेंड के लिए करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 ओवर कोस सीकेंड होता है, तो 1 ओवर कोस की वजह से इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी उलट हो जाएगा। 2 पहले बटे में था, कोस में आप जाकर देखें तो अब 2 ऊपर आ जाएगा, तो जस्ट ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके कोसेकेंड की तरफ, तो कोसेकेंड का भी सेम है ऐसे ही है। तो ये थे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ। जी तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में, सो डिस्कस करते हैं इसको, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन भी आपके यूज़ होते हैं, ये इवन चैप्टर नंबर 1 में नहीं बल्कि ये
ये डेरिवेटिव में चैप्टर नंबर 2 में भी यूज़ होंगे और में भी इंटीग्रेशन में भी यूज़ हों, बल्कि आई थिंक होते हैं यूज़, ठीक है। सो इसलिए ये जो बेसिक फंक्शन है आपके पास, हाइपरबोलिक फंक्शन, इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन, इनकी डोमेन एंड रेंज आपको याद करनी होगी। ऐसी याद करनी होगी कि आपको किसी भी एंगल से वो पूछ सकता है इंस्ट्रक्टर, पेपर बनाने वाला, चाहे वो एंटी टेस्ट का हो, क्योंकि फाइनल पेपर तो ऐसा कंसेप्चुअल नहीं होता, उसमें जस्ट आपके पास सिंपल सी जो फार्मूलाज होते हैं, ऐसा आपके फार्मूलाज होंगे वो जो कि आपके एमसीक्यूज बन जाएगी और आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एंटी टेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ जी। तो पहला हमारे पास सेम एज इट फंक्शन है। यहाँ पे आपको जो है वो ऑलमोस्ट सारे याद करने होंगे, यानी अगर आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो बजाय ये एक याद करने के और दूसरा बनाते रहें, उसी चक्कर में टाइम वेस्ट कर लें, तो इसलिए 6 के 6 आपको याद करने होंगे। इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक आपके पास फंक्शन है जिसकी वैल्यूज़ है, आपको एज सच याद करना होगा। अब ये नहीं है कि इसका कोई कंसेप्ट है, ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, यही क्यों नहीं आया, कोई और क्यों नहीं आ सकता था। तो बजाय ये कि इन सारे क्वेश्चंस की तरफ आप मूव करें, जस्ट आपको इसको याद करना होगा, क्योंकि ये एज अ फार्मूला है। तो फार्मूला को ऑफ कोर्स रट्टा लगाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं आप एज़ यूजुअल अपनी ज़बान में, ठीक है। तो इसे आपको लर्न बाय हार्ट याद करना है, ज़ुबानी याद करना होगा फार्मूलाज को, जस्ट फार्मूलाज को। लेकिन फार्मूलाज को भी ये नहीं है कि आपने जस्ट याद कर लेना और उसकी कोई आप नॉलेज ही नहीं हो, ठीक है। नॉलेज भी रखनी है आपने, क्योंकि आपके पास वेरिएबल चेंज हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स y आ सकता है। तो आप ये नहीं है कि आप यहाँ पे जस्ट ये है कि अगर यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे आप x पुट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने नॉलेज रखना है, इस चीज़ का आपने कॉन्सेप्ट रखना है कि वेरिएबल हमारे पास चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का ख्याल रखने आपको इसको याद करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उसके बाद है वाई कोज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर रूट, सेम एज इट वाई इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एल एन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और इसका हमारे पास मॉड आ जाएगा, यानी प्लस और माइनस दोनों इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी एज सच। इसी तरह सेकंड हाइपरबोलिक का इन्वर्स का फंक्शन आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एल एन इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। उसके बाद वाई आपके पास नज़र आ रहा है कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स, वाई को सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स स्टूडेंट सेम एज इट आपके पास को सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स है, तो उसका आपको पास फार्मूला दिया हो। तो ये सारे के सारे आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो सिंपल ये होता है कि उनके आपने डोमेन एंड रेंज याद कर लेनी। इसकी डोमेन एंड रेंज भी आपको एंटी टेस्ट के लिए ऐसा ज़रूरत पड़ेगी। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, इसकी डोमेन कितनी होती है, सारी की सारी आपके पास माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट, मतलब रियल नंबर्स होती है, ठीक है। रेंज इसकी -1 से 1 के दरमियान में होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एंटी टेस्ट में चीज़ आएगी, ठीक है। वो y इज इक्वल टू साइन एक्स कह सकता है, वो y इज इक्वल टू साइन 2x कह सकता है, वो y इज इक्वल टू साइन 4x कह सकता है, वो y इज इक्वल टू साइन x/2 भी कह सकता है। तो उसकी रेंज ये ही रहेगी, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के ऊपर नीचे नहीं जाती है, इसके बिटवीन ही रहती है, और इसके इक्वलेट भी हो जाती है, यानी 1 और -1 भी हो सकता है। सो इसलिए आपने ये याद रखनी है। y इज इक्वल टू कोज एक्स, तो कोज एक्स की भी आपको पास डोमेन एंड रेंज नज़र आ रही है। डोमेन इसकी रियल नंबर सारे का सारा सेट है, और रेंज इसका -1 to 1 के दरमियान में। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू tan x, tan x आपको नज़र आ रहा है। इसकी डोमेन क्या है स्टूडेंट, ये आपने याद रखनी है। इसकी डोमेन आपके पास है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन वो जो रियल नंबर आएगा उसमें ये चीज़ माइनस हो जाएगी। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है 2k + 1 π/2, और k जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर से, यानी रियल नंबर में से ये चीज़ें माइनस कर देनी है, ठीक है। और ये चीज़ें माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो एज अ डोमेन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि यही चीज़ें रियल नंबर से माइनस क्यों करनी है। उसका जवाब ये है कि आपके पास tan x इज इक्वल टू होता है sin x ओवर cos x। बात समझ रहे हैं। तो हमने कहा था कि cos x इसके डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमने कहा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इज इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर को इक्वल टू नहीं होना चाहिए तो cos कहाँ पे 0 होता है, आपने ये चीज़ देखनी है। cos 0 1 होता है, लेकिन cos 90
ज़ीरो होता है। तो इट्स मीन जो कोज है आपके पास, कोज π/2 के इंटेग्रल के साथ हमेशा ज़ीरो होता है। कोज 90 ज़ीरो होता है, कोज 270 ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसका मीन है कि π/2 आपके पास एज अ इंटेग्रल है, इसके साथ जो भी हमारे पास मल्टीपल होंगे कांस्टेंट वो क्या होगा, उसके साथ हमारे पास अब ये नहीं है कि π/2 के साथ यहाँ पे लेट्स सपोज ये 2k+1 है, ठीक है। तो यहाँ पे k आप ऐसा ऐसे गए हैं कि आप कहते हैं कि यहाँ में हमारे पास k आ जाता है 1/2। तो अगर ये k 1/2 है तो 1/2 की वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1+1 हो जाएगा, तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी पाई रह जाएगा। तो रियल में से पाई को निकाल देंगे। तो ये चीज़ आपने सारी नोट्स रखनी है कि π/2 इसीलिए लगाया कि π/2 का जो भी इंटेग्रल आएगा उस पर कोज होता है ज़ीरो। तो इसका मतलब है π/2 वाला इंटेग्रल को रियल में से वैसे ही निकाल दो। जब आप उसको रियल में से वैसे ही निकाल देंगे तो बाकी वो वाले सारे इंटेग्रल रह जाएंगे जहाँ पे कोज की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो उस वैल्यू की वजह से tan की वैल्यू कभी भी इनफिनाइट नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जिसकी वजह से इसकी डोमेन ऐसे है। होप सो आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी। और इसकी जो रेंज होगी ऑफ कोर्स वो सारी की सारी रियल नंबर्स होगी, क्योंकि डोमेन आपने स्पेसिफाइड पुट किया तो रेंज ऑफ कोर्स रियल नंबर्स ही होगी। नेक्स्ट आपके पास कोट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे भी चीज़ आप देख सकते हैं कि कोट ऑफ एक्स के लिए -k उसने लिखा हुआ है। तो सिंपल है, क्योंकि कोट ऑफ एक्स आपके पास स्टूडेंट होता है कि कोज एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स, ठीक है। जी तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे y = कोट एक्स, जो कि एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कोज ओवर साइन होता है हमारे पास कोट एक्स। तो साइन जो हमारे पास है वो ज़ीरो होता है, साइन 0 पे, साइन पाई पे ज़ीरो होता है, ठीक है। यानी अगर पाई के साथ जो हमारे पास इंटेग्रल हो अगर वो इवन चलते जाएँ तो वो हमारे पास जो साइन होता है वो ज़ीरो होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पास वो वाले नंबर्स जो कि इवन वाले होंगे, यहाँ पे k बिलोंग टू इंटीजर नंबर्स, और इंटीजर्स में हमारे पास साइन पाई आ जाएगा, साइन 2 पाई आ जाएगा, साइन 3 पाई आ जाएगा, साइन 4 पाई आ जाएगा, इवन एंड आर्ट दोनों वाले, जिसके साथ भी हमारे पास पाई आ जाएगा तो वो वहाँ पे साइन ज़ीरो, वहाँ पे साइन जो है उसका आंसर ज़ीरो होता है। तो इसकी वजह से हम वो वाला जो पॉइंट है वो रियल से वैसे ही निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अगर साइन ज़ीरो आ गया तो वो तो हमारे पास वह इनफाइनाइट फंक्शन बन जाएगा सॉरी। और जो वाइफ इस तरह वो फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम डोमेन में से वो वाली पॉइंट्स ही निकाल देते हैं जहाँ पे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट बन रहा होता है, ठीक है, यानी अनडिफाइंड बन रहा होता है। तो इस वजह से इसकी हमारी डोमेन ये आ जाएगी, और रेंज इसकी जो है वो ऑफ कोर्स जो हम वो वाले नंबर्स पुट कर रहे हैं जो कि स्पेसिफाइड है, जिसकी वजह से रेंज इसकी रियल की रियल नंबर आ जाएगी। सेकंड एक्स आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि इसकी जो रेंज है ये ऑलमोस्ट मिल रही है किसके साथ, tan x के साथ। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि सेकंड एक्स होता है 1/cos x, यानी इधर भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में cos x है और tan x वाले के फंक्शन के डिनोमिनेटर में भी cos x है। तो दोनों के बटे में cos x है, तो इट्स मीन जो cos x है जहाँ पे ज़ीरो होगी वो वाली टर्म्स को हम रियल में से निकाल देंगे, जस्ट बाकी वाली पुट करेंगे। तो सेम फिनोमिना इसका भी tan वाला ही यूज़ होता है। सेम एज इट नेक्स्ट हम जब बात करते हैं कि y = कोसेकेंट x, तो कोसेकेंट x हमारे पास होता है स्टूडेंट 1/sin x। तो साइन जहाँ पे ज़ीरो हो रहा होता था, जैसे कि हमने कोटेंजेंट में बात की है, तो सेम एज इट इसकी भी जो डोमेन होगी वो कोटेंजेंट जैसी होगी। जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो रेंज इसकी कुछ ऐसे होगी कि हमने रियल में से ये वाले पॉइंट निकाल देने होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि रियल में से जब ये वाले पॉइंट निकल जाते हैं तो बाकी जितने भी रियल वाले होते हैं वहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन होता है कोसेकेंट वाला ये डिफाइन होता है। रीज़न ये है क्योंकि 1/sin x है, तो sin x की आपने रेंज देख लेनी है। जो sin x की रेंज होगी उसको जस्ट आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। होप सो इसकी समझ लगी होगी। अगर फिर भी समझ नहीं लगी किसी पॉइंट से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम एज इट है, जस्ट उनमें ये है कि थोड़ी सी चेंजिंग है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जी तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट आज के लिए जस्ट इतना ही। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास कुछ नेक्स्ट भी हैं जो कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो ये लेक्चर फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जो होप
में भी आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। इसलिए आज के लिए जस्ट इतना ही। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट के लिए और फर्दर जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है, जब भी हमारे पास पूरा प्रॉपर इसका थ्योरेटिकल डाटा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, देन हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी पहले हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड के बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट किया करेंगे, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट जो है जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने आपके लिए फ़ायदा होगा। आज के लिए जस्ट इतना ही। लेक्चर 1 और 2 का मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, सो दैट जितनी भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स तक लाजमी शेयर करें, सो दैट उनके लिए भी फ़ायदा हो सके। किसी जगह से कोई पॉइंट वीक लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो जो है पॉइंट को पे कंपनसेट किया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।